हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन एग्जामिनेशन जुलाई 2021 उसके सॉल्यूशंस। So these solutions are only for suggesting answers. So let us start one by one. First we have question number 1. So in this question you can see जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसकी प्रोफेशनल आपको रिसीट्स दे रखी हैं एंड ही इज इन प्रोफेशन ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन। तो उसका आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है, तो उसके बेस पर आपने उसकी इनकम कैलकुलेट करनी है। कुछ हमारी एडजस्टमेंट्स हैं। तो एक पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है, ग्रोस प्रोफेशनल रिसीट्स ऑफ मिस्टर आशीष फॉर प्रीवियस ईयर 1920 एक बार 52 लैक्स। तो इसमें सबसे पहले आपको ये मेंशन कर देना है कि जो उसकी ग्रोस रिसीट्स हैं so in previous year, so जिसे 2019-20 जिसे जो रुपीज़ 52 लैक्स, तो 52 लैक्स की रिसीट्स थी विच इज ग्रेटर दैन रुपीज़ 50 लैक्स। So therefore he cannot adopt presumptive taxation scheme under section 44 ADA. It means no presumptive taxation. So no presumptive tax scheme is applicable. So which is under section 44 ADA. और फर्दर ये भी मेंशन किया है, ये जो इंडिविजुअल है मिस्टर आशीष, ही हैज़ नॉट ऑप्टेड फॉर टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC, और इसने ये भी अप्लाई नहीं किया है नॉट ऑप्टेड सेक्शन 115 BAC, जो आपका नया सेक्शन है, नए स्लैब्स हैं जिसमें, वो अप्लाई नहीं होगा इसमें। और आपने इग्नोर करनी है प्रोविजंस ऑफ AMT एंड अंडर सेक्शन 14A and after this now you compute total taxable income and liability of Mr. आशीष। तो फॉर करंट प्रीवियस ईयर है आपका जिसे 2021। तो सबसे पहले देखो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ आपको एसेट्स मेंशन की हैं, उसकी डेप्रिसिएशन है, उसका डिटेल्स आपको दी है। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं बल्कि जो डेप्रिसिएशन अलाउड अंडर सेक्शन 32। So first we are calculating the depreciation. So which is allowed. So under section 32 of Income Tax Act. तो उसके लिए देखिए आपको ब्लॉक बनाने हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट्स। उसमें देखेंगे आपको 3 ब्लॉक बन जाएंगे, 1, 2 एंड 3। तो जिस फर्स्ट ब्लॉक है ये रिलेटिव, देखिए इनमें कौन कौन सी एसेट्स हैं आपकी। फर्स्ट रिलेटिव प्लांट एंड मशीनरी, और इसमें हमारे आ जाएंगे कंप्यूटर्स एंड जो प्रोफेशनल बुक्स, कंप्यूटर एंड जो प्रोफेशनल बुक्स, जिसी के प्लांट। और इसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो आप मेंशन कर सकती हैं, जिसे जो 40%। सेकंड ब्लॉक आप बना लीजिए प्लांट विच इज मोटर कार, जिसे ये सेकंड ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड में ऐसे के जो मोटर कार, उसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है जिसे जो 15%। देन वी हैव फर्नीचर। सो थर्ड ब्लॉक आपका बन जाएगा फर्नीचर, इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है आपका 10%। तो अब देखते हैं सबसे पहले आपकी ओपनिंग WDV कितनी है। तो आपका जैसे प्रीवियस ईयर है आपका जिसे कि 2021, सो वी विल टेक WDV ऑन 1 अप्रैल 2020। ये आपको देखो मेंशन की है, इसमें कंप्यूटर है, प्रोफेशनल बुक्स हैं, 90 + 35, टोटल बन जाएगी आपकी 125 ओपनिंग। मोटर कार और फर्नीचर का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। फिर आप इसमें ऐड कीजिए जो भी आपने एसेट परचेज किए हैं ड्यूरिंग करंट ईयर में, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ परचेज।
तो सबसे पहले एक आपको मेंशन किया है फर्नीचर। तो वो फर्नीचर आपने परचेज किया है 31 अगस्त 2020, जैसे कि 31 अगस्त 2020। अब इसकी टोटल पेमेंट आपने की है 48,000। डिफरेंट डेज को पेमेंट्स हो रही हैं। एक हमने कैश पेमेंट की है 18,000 की, विच इज मोर देन 10,000, वो आपको अलाउड नहीं है। तो इट मीन्स फर्नीचर की कॉस्ट मानी जाएगी 48 माइनस 18। तो दिस वी विल टेक फॉर 48,000 माइनस 18। तो आपको मेंशन करना है क्वेश्चन में 18,000 जो है ये कैश पेमेंट है विच इज मोर देन 10,000, इट इज दिस अलाउड अंडर सेक्शन 40A सब सेक्शन 3। तो इट मीन्स कॉस्ट ऑफ फर्नीचर विल बी ओनली 30,000, जिसके ऊपर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट आपने एक पर्सनल मोटर कार की जो हम बिजनेस में लेके आ रहे हैं, यानी कि जो पर्सनल मोटर कार, तो इसके बारे में आपको मेंशन किया है या आपने परचेज कीजिए प्रीवियस ईयर में। अब आप उसको इस साल अपने बिजनेस में लेके आ रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या लेंगे हम। उसका ये रूल होता है जितनी इस पर कैप्रेशन पिछले साल मिलनी चाहिए कि वो लेस कर लीजिए, ठीक है। तो लेटर से तो उसकी जो वैल्यू दे रखी है आपको, जैसे 335,000 की आपने परचेज की थी, तो जो प्रीवियस ईयर था हमारा, अब करंट है 2021, इससे पहले वाला प्रीवियस ईयर का 1920, उसमें कैप्टेशन आपको मिलनी थी 15%। तो आज मार्केट वैल्यू कितनी है वो इररेलेवेंट है। जितनी कैप्टेशन आपको मिलनी चाहिए थी, यदि आपने उसी टाइम से इसको बिजनेस में यूज़ किया होता तो वो आपकी WBB मानी जाएगी आज की डेट में, जिसकी कमिंग 284,750। और इट मीन्स ये जो हमारा रूल है जिसे कि एक्ट पर एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 43 सब सेक्शन 1, तो उसके बेस पर हमने ये वैल्यू डिटरमिन की है। अब इन सबका टोटल कर लीजिए, ये आपकी बन जाएगी WBB फॉर प्रीवियस ईयर। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिए तीनों ब्लॉक्स 1 2 3। अब हम मेंशन कर रहे हैं बल्कि WBB फॉर करंट प्रीवियस ईयर। जिस ओनली जिसमें 125 इसमें कोई परचेज नहीं है, 284,750 एंड 30,000। इसको अगर आप एप्लीकेशन चार्ज कीजिए 31 अगस्त को परचेज किए आपने, जिस फर्नीचर पूरे साल की एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। तो जिस एप्लीकेशन है जो कमिंग इस पर 40% है आपकी 50,000। तो जिसमें नहीं जबर 15% 42,712 एंड जिस 10% 3,000। So this will be our total depreciation. So this is 95,712। तो इसको ये था मेजर वर्किंग लोन। अब स्टार्ट करते हैं कि आपने टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है। ये देखो आपको इसमें मेंशन भी है, प्रीवियस ईयर है हमारा करंट 2021, मिस्टर शीश इंडिविजुअल है, उसकी एज आपको जो है 43 ईयर्स। हम उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपके पास इनकम एंड जो एक्सपेंडिचर है उसमें आप देख लीजिए, आपको क्रेडिट साइड में जो इनकम्स मिलेंगी, एक तो प्रोफेशनल इनकम है और बाकी इनकम्स है हमारी इंटरेस्ट, ये आपकी आ जाएगी अगर सोर्सेज में। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहले आपकी प्रोफेशनल इनकम, जिसे जो है जो अवर प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड जो प्रोफेशन। तो हम सीधा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड में से अलाउेबल इनकम्स हम ले लेते हैं, लेस करके अलाउेबल एक्सपेंसेज। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस चलती है हमारी प्रोफेशन के केस में। तो फर्स्ट लेके से अलाउड इनकम्स, आगे से कौन कौन सी इनकम्स हैं। एक में आपकी कंसल्टेंसी चार्जेज, ये आपकी इनकम मानी जाएगी। अमाउंट से आपके रुपीज़ में, तो जिस अमाउंट है 58,80,000। पर एक आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, एम्प्लॉइज़ कॉन्ट्रीब्यूशन था EPF में, प्रोविडेंट फंड में, एंड जिसे रिसीव बाय एम्प्लॉयर बट नॉट डिपॉजिटेड अप टू ड्यू डेट। तो ये फिर आपकी जो है एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। तो इट मीन्स जिसे कि एम्प्लॉई जो कॉन्ट्रीब्यूशन
to EPF, which is not deposited up to due date. So it means it is disallowed expense, or we can say that it is treated as income. तो इसका जो सेक्शन है अंडर सेक्शन जैसे कि 36 सब सेक्शन 1 क्लोज 5A, तो ये अमाउंट है आपका 10,000। तो दिस इज अवर प्रोफेशनल इनकम 58,90,000। और उसके बाद आपको दी हैं, अब इसमें से आपने देखना है कौन कौन से हमारे एक्सपेंसेस हैं, वो सारे लेस करके हैं। तो लेस अलाउेबल एक्सपेंसेस, तो हम सिर्फ वही एक्सपेंसेस लेस करेंगे जो अलाउड हैं प्रोफेशन से रिलेटेड। सबसे पहले है हमारा एम्प्लॉइज़ का जो हम रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन। देखो इसका टोटल अमाउंट आपको दिया है 13,66,000। फिर इसमें से एक अमाउंट हमें मेंशन किया है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ये जिस अलाउड होता है इंडिविजुअल के लिए, तो वो लेस कर लीजिए, लेस फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इट इज दिस अलाउड फॉर इंडिविजुअल। ये एक्सपेंस जो है ना ये अलाउड होता है सिर्फ कंपनी के लिए। तो इसका जो सेक्शन है जैसे 36(1) दिस अलाउड अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर 9। तो इट मीन्स दिस अमाउंट इज गिवन टू अस 20,000। इतनी किसी ने अलाउड एक्सपेंस को हमने लेस कर लिया। अलाउड एक्सपेंस अब आपका रह गया 13,46,000 विच इज एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन। तो नेक्स्ट वी हैव ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज। फिर आपको दिए हैं ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के, ये अलाउड हैं आपके। तो किसी गिवन को भी 314,000 किसी अलाउड है एक्सपेंस। देन वी हैव जनरल एक्सपेंसेज, तो इसका अमाउंट आपको दिया है 75,000। फिर इसमें एक आपने ना कमीशन पे कर दिया है अब विदाउट TDS, तो जब आप विदाउट TDS कोई पेमेंट करते हैं उसका 30% डिसअलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 40A(IA). तो इट मीन्स वो लेस कर दीजिए आप, लेस कमीशन पेड विदाउट TDS, उसके ऊपर आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया है। सो इट इज डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A(IA). तो दिस विल बी अवर, तो कितना डिसअलाउड है आपका, जिससे कि 30%। जैसे आपकी टोटल जो कमीशन है 25,000 है, उसका कर लीजिए 30%, दिस विल बी 7,500 जिससे कि डिसअलाउड। तो बैलेंस आपका अलाउड हो जाएगा जिससे कि 67,500। फिर आपके पास है मेडिकल एक्सपेंसेस आपने किए हैं फॉर फादर, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल एक्सपेंसेज ऑफ फादर, ये भी आपका पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा विच इज टोटली डिसअलाउड है, तो इसको हम लेस ही नहीं करेंगे, इट इज नॉट अलाउड। फिर आपको अब आपने कैलकुलेट किया है डेप्रिसिएशन विच इज अलाउड, और एक आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज। इनकमिंग एक्सपेंडिचर में आपको दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका अलाउड है जिस इज 65,000। एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, जो आपने कैलकुलेट की थी अभी हमने एज ए वर्किंग नोट, वो अलाउड है आपकी 95,712। इट मीन्स हमने लिए अलाउड इनकम्स एंड जो अलाउड एक्सपेंसेस हैं आपके जिस अलाउड हमने लेस कर दिए हैं पहले ही। तो इट मीन्स ये आपकी बैलेंस आ जाएगी प्रोफेशनल इनकम, जिसे ये प्रोफेशनल इनकम। So this income is coming to be 40,01,788। अब हम कैलकुलेट करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हम मेंशन कर रहे थे PGP पे, जिसे जो प्रोफेशनल इनकम which we have computed which is 40,01,788।
Then we have income from other sources. अब देखिए इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में बहुत सारे इंटरेस्ट दिए हैं। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, ये आपका एग्जाम को है। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दिस इज एग्जाम। देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, दिस इज टैक्सेबल। So this interest is 20,000. So then we have interest on NSC, which is accrued. Interest on National Savings Certificate. This is also taxable on a due basis, accrual basis. This is 21,000. It means income from other sources is 41,000. और कोई इनकम देखो आपको मेंशन नहीं की है, तो दिस विल बिकम ग्रॉस टोटल इनकम, GTI. This is 4042,788. फिर आपको कुछ डिडक्शन मिल जाएंगी सेक्शन 80 में, वो लेस कर रखे हैं, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80। तो सबसे पहले आपकी डिडक्शन है 80C में, सेक्शन 80C। तो 80C में कंट्रीब्यूशन है टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, जिसे गिवन को भी 1 लाख। अब फर्दर जो एनएससी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ये एक्रूड मीन्स ये दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाता है, तो ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। इंटरेस्ट विच है ये एक्रूड ऑन एनएससी, दिस इज आल्सो री इन्वेस्टमेंट, उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। फिर आपके पास है 80 आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, so we have done medical expense on medical treatment of a father. तो आपकी कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है फादर के नाम से, तो जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे हम तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। एंड फादर की सीनियर सिटीजन, तो मैक्सिमम लिमिट है आपकी 50,000 की 80 में। यानी कि फिर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर 80 उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, उसकी लिमिट है आपकी 10,000। ये टोटल आप लेस कर लीजिए, जिसे जो 181 बैलेंस आपकी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। तो जिसमें नहीं जबर है टैक्सेबल इनकम। So this income is 3861,788। फिर आपने इनकम को राउंड ऑफ करना होता है मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़ में। सो दिस इनकम विल बिकम आफ्टर राउंडिंग ऑफ 3861,790। Now let us calculate tax liability. So now we can calculate tax liability. और उसके लिए आपको जो AMT की प्रोविजंस हैं इनके सेक्शन 115 GB वो भी आपने इग्नोर करनी है, तो नॉर्मल स्लैब्स अप्लाई हो जाएंगे। सो यू कैन टेक टू फर्स्ट से 2,50,000 बाकी जबर टैक्स रेट या कि नील, यानी कि नेक्स्ट सो 250, सो टैक्स रेट इज 5%। देन वी हैव नेक्स्ट 5 लाख, सो टैक्स रेट इज 20%। और आपने 115 BAC भी अप्लाई नहीं करना है। देन वी हैव बैलेंस इनकम विच इज अबव 10 lakhs 2861,790, तो टैक्स रेट इज 30%। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो यू विल सी गेट टोटल जो आपका टैक्स बन रहा है जिसे जो 971,037, और जो टोटल इनकम है आपकी जिसे कि बिलो 50 lakhs, तो कोई सरकार अप्लाई नहीं होगा। एंड इन दिस यू सिंपली ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, सो 38,841। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी कमिंग को भी 1009
So this is 878। और टैक्स लाइबिलिटी को भी आपने राउंड ऑफ करना है इन मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़। तो इट मीन्स नेट टैक्स पेबल है रुपीज़ 1009, सो 880 रुपीज़। तो ये आपका नेट टैक्स आ जाएगा पेबल, ये टैक्स पेबल। So this was all about our question number 1. So next let us see question number 2। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है मिसेज रोहिणी एज 62 ईयर्स was born and brought up in New Delhi and she got married in Russia in 1996 and settled there since then. So since her marriage she visits India for 60 days each year during her summer break and the following are details of her income। तो पहले तो हमें इसका रेजिडेंशियल स्टेटस हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो लेट अस सी, so what are number of days of stay in India? So in current previous year which is 2021, वो आपको मेंशन किया है। So she is coming to India for 60 days। Then you see what are number of days of stay in India in the last 4 previous years which are preceding previous years 4। तो हर साल she is coming to India for 60 days। It means in the last 4 years she has visited India 240 days, but this is less than 365। So it means her status is she is non-resident। फॉर करंट टू प्रीवियस ईयर। तो अब आपने एज ए नॉन रेजिडेंट उसकी इनकम जो है कैलकुलेट करनी है। इनकम्स आपको दी हैं, पेंशन आपको मिल रही है फॉरेन गवर्नमेंट की, रशियन गवर्नमेंट से, वो फॉरेन इनकम बन जाएगी, टैक्सेबल नहीं है। तो देखते हैं अब आपकी सिर्फ इंडियन इनकम्स हैं जो टैक्सेबल है। तो शी नॉन रेजिडेंट, प्रीवियस ईयर आपका चल रहा है 2021। तो सबसे पहले इनकम है आपको रैंक रिसीव हो रहा है, इट मीन्स जिस और उसकी एनुअल वैल्यू दी है जिस विल बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप लिख सकते हैं सैलरी ये आपकी फॉरेन गवर्नमेंट से मिल रही है, फॉरेन इनकम है जिस इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। देन वी हैव हाउस प्रॉपर्टी, उसकी आपको ग्रोस एनुअल वैल्यू मेंशन की है। सो दिस ग्रोस एनुअल वैल्यू गिवन 90,000 और कोई टैक्सिंग नहीं है, तो आपको एक ही डिडक्शन मिल जाएगी, स्टैंडर्ड की डिडक्शन। सो अंडर सेक्शन 24A देखिए 30% ऑफ GAV। तो इसमें यही आपकी NAV बन जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू 27,000। बैलेंस इज अवर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 63,000। तो जैसे ये हाउस प्रॉपर्टी इन न्यू दिल्ली इंडियन इनकम है आपकी। फिर सेकंड आपको मेंशन किया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको मिल रहा है ऑन सेल ऑफ लैंड न्यू दिल्ली में, ये भी इंडियन इनकम है। और एक आपका है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिस इज ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी विच आर लिस्टेड। तो इट मीन्स दिस इज अवर हैविंग कैपिटल गेन। तो अब जो आपका LTCG है दिस इज ऑन सेल ऑफ लैंड, इट मीन दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 112। तो इसका अमाउंट भी आपको कैलकुलेट कर कर दे रखा है क्वेश्चन में, जिसे ये 3 lakhs एंड 1 इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके ऊपर आपने STT पे कर दिया है एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल, बट दिस इज शॉर्ट टर्म, इट मीन इट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A। तो इसका अमाउंट आपको दिया है 60,000। तो दिस विल बी अवर टोटल इनकम। तो आपने एक इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है, बट दिस इज रशियन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन नॉट इन इंडिया, तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी 81C में। तो आपकी टोटल इनकम बन जाएगी दिस इज ग्रोस टोटल इनकम 423 और कोई डिडक्शन नहीं है। अब आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो अब ये आपको ये भी मेंशन किया है शी नॉन रेजिडेंट एंड सीनियर सिटीजन है, बिकॉज हर एज इज 62 ईयर्स। बट सीनियर सिटीजन होने के बाद भी बिकॉज शी इज नॉन रेजिडेंट उनको जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है हमारी 3 lakhs से उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा।
तो आपकी बेसिक एग्जाम्पशन 2,50,000 ही मानी जाएगी। तो इट मीन्स अब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो LTCG में आपको जो टैक्स रेट है ये है 20%, 111A में है आपका 15% और जो बैलेंस इनकम है उसके ऊपर लगेंगे स्लैब्स। अब जो बैलेंस इनकम है बड़ी 250 से कम है, तो जितनी आपकी बेसिक एग्जाम्पशन कम रह जाएगी उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं LTCG में, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स रेट है। तो इट मीन्स पहले हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स ऑन STCG। So under section 111A, so this income is 60,000, उसका रेट है अब आपका 15%, तो दिस टैक्स is 9,000। अब आप कैलकुलेट कीजिए LTCG के ऊपर, then it is a tax on LTCG under section 112। तो आप देखिए कितनी इनकम है आपकी, इनकम है इसमें 3 लाख की LTCG, बट आपकी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो अगर इनकम में इनको छोड़ लीजिए, ये कैपिटल गेन की इनकम्स हैं जिस पे स्पेशल टैक्स रेट अप्लाई हो रहे हैं, बैलेंस इनकम 63 है, ये 250 से कम है, तो आप लेस कर लीजिए अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। तो बैलेंस के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 20%। तो देखते हैं अनएग्जॉस्टेड कितनी है आपकी, 3 लाख का हमारा LTCG है, अनएग्जॉस्टेड है आपको 250 की बेसिक एग्जाम्पशन मिलने की, उसमें से इनकम है आपकी ओनली 63, तो बैलेंस हमारी अनएग्जॉस्टेड आ जाएगी। तो इट मीन्स दिस इज कमिंग टू बी, सो 250 माइनस 63,000 187, तो लेस करके जो बैलेंस आ रहा है आपका माइनस 3 लाख से, दिस इज कमिंग 113,000। इसके ऊपर टैक्स पे करना है आपने 20%, दिस इज कमिंग 22,600, दिस विल बी टोटल टैक्स 31,600। और आपकी जो इनकम है जैसे जो बिलो 50 लाख तो कोई सरचार्ज नहीं है, और इसके ऊपर आपका HEC ऐड हो जाएगा। अब इसमें आप ऐड कर लीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC एट द रेट ऑफ 4%, सो दिस अमाउंट इज 1264, सो टोटल टैक्स लाइबिलिटी 32,864। इसको फिर आप राउंड ऑफ कर लीजिए, सो 4 तो आपका राउंड ऑफ करके आंसर आएगा 32,860। So this is a tax liability. So next we have question number second, B part. So this question is related with TDS। इसमें डिफरेंट केसेज आपको दिए हैं ABC के, तो सभी के आंसर मैंने मेंशन किए हैं। लेट अस सी वन बाय वन। तो नंबर ए केस में आपका एप्लीकेबल सेक्शन है 194M, पेमेंट इज मेड बाय इंडिविजुअल हु इज ए पेंशनर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। So this 194 M is applicable if payment is more than 50 lakh। तो उसमें पेमेंट है आपकी 52,50,000। So TDS is applicable at the rate of 5%। So this is coming 262,500। इसमें 194C अप्लाई नहीं होगा बिकॉज दिस इंडिविजुअल इज ए पेंशनर एंड नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 44AB, तो उसका कोई ऑडिट नहीं होगा। सेकंड केस में आपका सेक्शन 194C एप्लीकेबल हो रहा है, पेमेंट इज मेड टू रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज मोर देन रुपीज 1 लाख एंड तो इसमें TDS का रेट है आपका 1% एंड दैट विल बी 3/4। तो स्पेशली जो पेंडेमिक के कारण इसका रेट रिड्यूस हो गया है 3/4 अंडर सेक्शन 197B। तो टोटल अमाउंट है 50 लाख, सो मोर देन 1 लाख है, सो दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल बिकॉज पर्सन जो जिसने पेमेंट की है ही जो कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB। तो उसकी जो टर्नओवर है वो है आपको दी है 5 करोड़ से। सो इट मीन्स वट विल बी अवर TDS अमाउंट 50 लाख के ऊपर कर लीजिए आप 0.75% विच इज 37,500। सी केस में सेक्शन अप्लाई हो रहा है 194H, कमीशन पे किया है पेड बाय इंडिविजुअल बट इंडिविजुअली नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB। तो एंड टोटल जो पेमेंट किया ने वो है, इट मीन्स अब इंडिविजुअल कवर नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स नो TDS इज एप्लीकेबल। और उसने जो पेमेंट किया वो है 1,20,000 एंड दिस इज आल्सो लेस देन 50 लाख, इट मीन्स सेक्शन 194M इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल। तो इट मीन्स देयर विल बी नो TDS इन दिस केस। तो इवन जो बी केस है उसमें हम मेंशन भी कर सकते हैं जिसने पेमेंट की है ही इज कवर्ड
वो पर्सन कवर हो रहा है अंडर सेक्शन 44AB। देन वी हैव नंबर डी केस, तो इसमें सेक्शन अप्लाई हो रहा है आपका 194N। पेमेंट बैंक ने की है मोर देन ₹1 करोड़ की, और जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसका कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, ही नॉट डिफ़ॉल्टर। उसका रूल है कि 2% TDS चार्ज होगा फॉर पेमेंट मोर देन 1 करोड़। तो टोटल पेमेंट है आपकी 1.20 करोड़, तो 20 लाख के ऊपर TDS आएगा 2%, विच इज 40,000। नेक्स्ट लेके सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए पार्ट। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको मेंशन किया है मिस्टर रमेश असेसी है, और उसके पास एक बिग हाउस है जिसके 3 यूनिट्स आपको दिए हैं, यूनिट 1, 2 एंड 3। यूनिट 1 है 50% एरिया, और यूनिट 2 एंड 3 आर 25%। So unit 1 is lockout, unit 2 is self-occupied for business, and unit 3 is self-occupied for residential purpose। तो आपको एक तो इसकी इनकम कैलकुलेट करनी है, और फिर आपको मेंशन किया है इनकम है रमेश की फ्रॉम बिजनेस आल्सो विदाउट डेबिटिंग हाउस रेंट एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। सो वी हैव टू डिटरमिन taxable income of Mr. Ramesh, and he does not opt to be taxed under section 115 BAC। तो पहले कैलकुलेट करके उसके एक वर्किंग नोट बना के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है। तो लेकर से कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप मेंशन कर सकते हैं हाउस के यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स हैं। इसका 50% एरिया है आपका। सेकंड यूनिट दिस इज 25%, एंड द थर्ड यूनिट दिस इज आल्सो 25%। तो पहले इसका स्टेटस चेक करते हैं, व्हाट इज स्टेटस। फर्स्ट यूनिट जो है 50%, ये आपका लैकआउट है। सेकंड है ये यूज फॉर बिजनेस, आपके अपने ही बिजनेस में यूज हो रहा है, बिकॉज ये सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस पर्पज। और थर्ड है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंशियल पर्पज, जिसको हम सिंपली कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो इसमें जो बिजनेस में यूज हो रहा है ये आपका टैक्सेबल नहीं है, नॉट टैक्सेबल। और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी हम NAV लेते हैं नील। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेन आपको NAV डिटरमिन करनी है पहले लैकआउट हाउस की। तो उसका देखो सबसे पहले आपको मेंशन किया है एक्चुअल रेंट जो आपको रिसीव हो रहा है। तो एक्चुअल रेंट हम रिसीव कर रहे हैं 15,000 है आपका पर मंथ। 2 महीने आपका वेकेंट रहता है हाउस, तो उसमें 10 महीने का आपको रेंट मिल रहा है, और उसमें से एक कुछ हमारा है अनरिलाइज रेंट विच इज 3,000 जो आपको रिलाइज नहीं हुआ है। तो इसमें एक्चुअल रेंट आपको रिलाइज हो रहा है 147,000। फिर आपको वैल्यूज ये रखी हैं लाइक म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, ये सभी आपने लेनी है 50% फॉर लैकआउट पर्पज के लिए। बाकी को टैक्सेबल नहीं है या उसकी वैल्यू नील लेंगे हम। तो इसमें यू कैन सी MRV आपकी आ जाएगी 94,000, फेयर रेंटल वैल्यू 124,000, स्टैंडर्ड रेंट इज 114,000। तो सबसे पहला स्टेप होता है व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। तो उसका रूल है MRV FRV whichever is higher 124, but it cannot exceed the standard rank, so this will be 114,000. Then you compare with actual rank. Actual rank is 147. Now you take actual rank is higher, so this will be considered as our gross annual value GAV 147,000। उसमें से लेस कर लीजिए आप म्यूनिसिपल टैक्सेज फॉर 50%। तो म्यूनिसिपल टैक्सेज आपको मेंशन किए हैं 20,000, उसका 50% है आपका 10,000। बैलेंस आपकी आ जाएगी NAV नेट एनुअल वैल्यू, जिसे 137। उसमें से आपको डिडक्शन मिल जाएंगी। नंबर 1 सेक्शन 24A में विच इज 30%। फिर आपको मिलेगी 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन,
सो 30% की कमिंग 41,100। और तो टोटल इंटरेस्ट है आपका 60,000 है, उसकी इंटरेस्ट मिलेगी 50% 30,000। बैलेंस विल बी अवर इनकम, तो दिस इनकम इज 65,900। बिजनेस की इनकम टैक्सेबल नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपकी एनएवी जो है वो नील मानी जाएगी, इसमें एक ही डिडक्शन मिलेगी आपको। सो अंडर सेक्शन 24B फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, उसमें इंटरेस्ट है 60,000, उसकी डिडक्शन मिलेगी 1/4 गेट इट 15,000। तो इट मीन्स ये आपका आ जाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, किसी इनकम एंड किसी की लॉस। अब आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट इज योर बिजनेस इनकम। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम। टोटल में देखो इनकम है आपकी पहले फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसे यूनिक नंबर 1 एंड यूनिक नंबर 3। यूनिक 1 की इनकम है 65,900, यूनिक 2 की इनकम है आपकी नेगेटिव, बैलेंस is coming 50,900। यानी कि जो PGBP, तो आपको दिया है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस बिफोर कंसीडरिंग हाउस एक्सपेंसेज, तो जिस प्रॉफिट इज गिवन 1,40,000। अब आपने इसमें से लेस करने हैं एक्चुअल एक्सपेंसेज ऑफ बिल्डिंग विच इज यूज्ड फॉर बिजनेस। बिल्डिंग कौन सी आपकी, विच इज यूनिट नंबर 2 जो आपका हाउस है। अब आपको लेने हैं एक्चुअल एक्सपेंसेज, और कितना यूज हो रहा है बिजनेस में 1/4 25%। तो एक्चुअल एक्सपेंसेज में सारा ले लीजिए आप, देखिए म्यूनिसिपल टैक्सेज आ जाएंगे आपके, रिपेयर्स आपको दी हैं, यानी कि जो इंटरेस्ट, ग्राउंड रेंट एंड इट इज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। तो म्यूनिसिपल टैक्सेज आ रहा है 20,000, then repairs are 5,000, इंटरेस्ट लीजिए 60,000। यह मैं ले रहा हूँ टोटल एक्सपेंसेज, ग्राउंड रेंट 6,000, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000। तो दिस टोटल इज बिकमिंग 151,000। तो उसकी डिडक्शन मिलेगी आपको 25% बिजनेस में से। सो दिस वन इज कमिंग टू बी 37,750। ये लेस करके आपके बिजनेस इनकम आ जाएगी 140 माइनस 37,750, जिस इज कमिंग 102,250। So this will be our total income plus 50,900, 153,150. Next we have question number 3 B part. This is based on long term capital gain. तो सबसे पहले इसमें भी 2 पार्ट्स आपको दिए हैं। लेट अस सी फर्स्ट पार्ट को। तो जैसे ये रिलेटिव विद शेयर्स, तो आपको 10,000 शेयर्स हैं जो आपने एक्वायर किए हैं और उनको आपने सेल कर दिया है। तो लेट अस सी, तो सबसे पहले आता है आपका सेल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे 10,000 शेयर्स, so these are sold at 550, so this will be 55 lakh is our sale consideration। और इसमें आपको ये मेंशन किया है ये शेयर्स आपने परचेज किए थे बाय पेइंग STT एंड ऑन सेल आल्सो STT इज पेड। तो इट मीन्स ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है। आपने शेयर्स परचेज किए हैं 2017 में एंड नाउ यू आर सेलिंग ऑन 2021 which is more than 1 year. So it means this is your long term capital gain under section 112A। तो उस केस में अब आपको लेस करनी है व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सेक्शन 112A में आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये हम लेते हैं हायर ऑफ 2 अमाउंट से, और इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास
वट वाज एक्चुअल कॉस्ट पर शेयर, तो कोई एक्चुअल कॉस्ट आपको ये रखी है, तो जिसे गिवन को भी 395। फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन आपको लेनी होती है, अगेन लोअर ऑफ। अब दो चीज़ें हैं आपकी, नंबर 1 फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018, ये भी आपको दे रखी है फेयर मार्केट वैल्यू 390, और इसको आपने कंपेयर करना है वट इज अवर सेल प्राइस। सेल प्राइस है आपका 550, इनमें से हम लेंगे लोअर, लोअर ये 390, इट मीन्स यू गेट हेयर 390। अब आप कंपेयर कीजिए हायर ऑफ डीड टू अमाउंट्स, हायर इट इज 395, इट मीन्स आपकी कॉस्ट मानी जाएगी 10,000 शेयर्स हैं आपके, उसकी कॉस्ट आ जाएगी 395, 39,50,000। बैलेंस आ जाएगा आपका LTC की, देखिए टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A 15,50,000, कोई टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, और इसमें आपने और कोई सेविंग भी नहीं की है। अब आपको कैलकुलेट करनी है टैक्स लायबिलिटी, तो इसमें 112A में आपको एग्जम्पशन मिलती है लेस, मतलब ये एग्जम्पशन गेट इट ऑफ 1 लाख रुपीज़, बैलेंस शीट टैक्सेबल LTC की विच इज 14,50,000, तो इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। सो टैक्स आपको पे करना है एट द रेट ऑफ 10%, अंडर सेक्शन 112 किसी 145 होगी, और उसके ऊपर ऐड हो जाएगा आपका HEC एट द रेट ऑफ 4%, आफ्टर एडिंग HEC एट द रेट ऑफ 4% किसी 150,800। Next we have second part of question number 3B. So this question is also based on long-term capital gain. So here it is given that Mr. A, owner of residential house which was purchased on 1st September 2016 for 9 lakh and this is sold on 4th September 2020 for 19 lakh, but the valuation as per stamp valuation authority is 45 lakh. And he has invested 19 lakh in NHAI bonds. So we have to compute capital gain. So let's say simple question. So first we will take sale consideration. So it will be taken as a stamp duty value because it is greater than 110% of our consideration. तो अब देखिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको मेंशन की है 45 लाख, और जो कॉन्सिडरेशन है दिस इज ओनली 19 लाख। तो देखिए आप इसमें 10% ऐड कर रहे हैं, इवन देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर, सो अवर सेल कॉन्सिडरेशन इज 45 लैक्स। तो लेस कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको दी है जिस वजह 9 लाख, और उसके ऊपर इंडेक्सेशन अप्लाई हो जाएगा। सो माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सो जिसे गिवन को भी 9 लाख, तो करंट प्रीवियस ईयर का इंडेक्स आपको दिया है 301, और जब आपने परचेज की थी जिस पर 16-17 उसका इंडेक्स आपको दिया है 264। सो दिस वैल्यू इज बिकमिंग 1026,136। बैलेंस इज अवर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो जिसे 3473, तो 864। तो इस कैपिटल गेन में से फिर आपको एग्जम्पशन मिलेगी, वो आपको लेस करनी है। लेस है एग्जम्पशन, जिसमें आपको मेंशन किया है आपने मनी इन्वेस्ट की है NHAI बॉन्ड्स में 21 मार्च को, तो दिस इज अवेलेबल एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC and this exemption is available for investment in NHAI bonds। बट इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, जिस डेट को आपने ट्रांसफ़र किया है ऐसे तो उसके विदिन 6 मंथ्स में ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो जानी चाहिए। तो आप देखिए डेट को ट्रांसफ़र है आपकी, जिसे जो 4 सितंबर 2020
और आपने जो मनी इन्वेस्ट की है दिस इज ऑन 21 मार्च, दिस इज 2021। तो अब इसका टाइम गैप देखिए कितना है, 4 सितंबर से 21 मार्च, तो ये जो गैप है दिस इज मोर देन 6 मंथ्स। तो इट मीन्स फिर आपको अजम्पशन अंडर सेक्शन 54 ई जो है दिस इज नॉट अवेलेबल, अजम्पशन इज नॉट अवेलेबल। तो आपने रीजन मेंशन कर देना है, तो कोई इन्वेस्टमेंट इज मेड आफ्टर 6 मंथ्स। तो इट मीन्स बैलेंस इज अवर LTCG विच इज टैक्सेबल 34,73,864। तो ये आपका कैपिटल गेन है जो आपका टैक्सेबल हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो अजम्पशन। और इसमें आपको ये भी मेंशन करना है बट इज रेट ऑफ टैक्स, सो रेट ऑफ टैक्स विल बी, so this is your LTCG, this is your long term capital gain, so this is taxable under section 112, so its rate of tax is 20%, or plus you will have to pay HEC at the rate of 4%। तो सिर्फ आपको टैक्स का रेट मेंशन करना है, लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं करनी है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो ऑफ कैपिटल गेन बट इट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्लम्प सेल। उसमें देखिए आपको मेंशन किया है मिस्टर पटेल इज ए प्रोप्राइटर ऑफ स्टार स्टोर्स सिंस 20 मई 2018। तो आपने जो ये बिजनेस है ये स्टार्ट किया था किस बार जो 20 मई 2018, एंड ही हैज ट्रांसफर्ड हिज शॉप बाय वे ऑफ स्लम सेल फॉर ए टोटल कंसीडरेशन ऑफ 40 लाख एंड प्रोफेशनल फीसिंग एंड ब्रोकरेज 80,000। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 इज गिवन। तो इट मीन्स आपको बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 2021। और आपको लाइबिलिटीज़ दी हैं, एसेट्स आपको दी हैं, अगर इन्फॉर्मेशन है नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी ऐसे ही कंसीडरिंग ट्रांसफर की, अगर एसेट्स इंक्लूड ट्रेड मार्क्स वैल्यू ₹2 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो उसमें अगर एसेट्स हैं उसमें ट्रेड मार्क्स हैं पर उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं की है विच वी हैव टू प्रोवाइड विच इज एट द रेट ऑफ 25%। फर्नीचर है 150 का, ये परचेज किया था आपने 5 नवंबर, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन आपने प्रोवाइड नहीं की है। फर्नीचर आपको दे रखा है, इसमें फर्नीचर और 150 परचेज। सो अनसेक्योर्ड लोन इंक्लूड्स ₹50,000 एट एडवांस रिसीव फ्रॉम हिज वाइफ विच शी हैज एग्रीड टू वेव ऑफ। कुछ अनसेक्योर्ड लोन है उसमें कुछ आपने एडवांस लिया था वाइफ से बट विच शी हैज एग्रीड टू वेव ऑफ, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। वो आपको कंप्यूट करना है कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो एक्विजिशन आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है एसगेट को, ये सेल हो रही है, तो आपका जो टाइम गैप है तो जिस टाइम पीरियड एक लेस गैन है 3 ईयर्स। सो इट मीन्स जो कैपिटल गेन आएगा दैट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इसमें एक फार्मूला होता है हमारा स्लम सेल में, नेट सेल प्राइस हम लेते हैं माइनस कर देते हैं बट कि नेट वर्थ एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफ़र, तो आपको कैलकुलेट करनी है नेट वर्थ ऑफ बिजनेस ट्रांसफर्ड। So this way we have to calculate as on 31 मार्च 2021। तो नेटवर्क के लिए हम लेते हैं जो आपकी डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं उसकी हम लेंगे WPB ऑफ एसेट्स, और जो अदर एसेट्स हैं उसकी हम लेते हैं जो भी कॉस्ट है जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी बल्कि उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स। इट मीन जो डेप्रिशिएबल नहीं है उनकी लेंगे बुक वैल्यू और माइनस कर देंगे हम बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। तो पहले देखें WPB आपने किस की कैलकुलेट करनी है, WPB ऑफ एसेट्स। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास आता है, इसमें आपको दी है बिल्डिंग, तो इट मीन्स बिल्डिंग की जो ऑलरेडी एट 5 लाख, तो इट इज ऑलरेडी एट WPB। फिर आपको मेंशन किया है फर्नीचर 5 लाख का, बट उन्होंने ये भी मेंशन किया है आपको दैट वन फर्नीचर ऑफ 1,50,000 परचेज ऑन 5 नवंबर ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड। कुछ मीन्स फर्नीचर को हम लेंगे आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर अपने लेना है 150 का फर्नीचर है,
ये देखो आपने परचेज किया था, इसकी डेट आपको दी है 5 नवंबर 2020, तो इसके ऊपर आपको मिल जाएगी। तो उसके जो नंबर ऑफ डेज बनेंगे लेस देन 180 बनेंगे, इसके ऊपर आपको हाफ रेपुटेशन मिल जाएगी इस साल की, तो वो लेस कर दीजिए, हाफ बन जाएगी 5%। तो इट मीन्स 7500 आपका लेस हो जाएगा। WDV आ गई 142 500, और प्लस जो बैलेंस फर्नीचर है, टोटल 5 लाख का फर्नीचर है, माइनस कर को 150, बैलेंस है 350। तो दिस विल बी अवर बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर, दिस इज 492 500। फिर देखो आपके पास है अगर ऐसे इसमें ट्रेड मार्क्स, तो उनकी भी हम लेंगे WDV। तो ट्रेड मार्क्स आपको मेंशन किया है, ये हमने परचेज किए थे 1 अप्रैल, ₹2 लाख थे। इसके ऊपर आपने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की है, तो इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 25%। एक इनटेंजिबल एसेट, तो इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,50,000। फिर ट्रेड मार्क्स ये इंक्लूड है अगर एसेट्स में, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं। व्हाट आर अगर एसेट्स, वो बैलेंस रह जाएंगी आपकी 6 लाख। देन वी हैव डेटर्स, डेटर्स की बुक वैल्यू है ₹2 लाख। तो इसमें WDV ऑफ एसेट्स आ गई, और प्लस हम ले रहे हैं वो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो लेट अस राइट हियर, तो डेटर से पहले मेंशन कर रखे हैं व्हाट इज बुक WDV। तो जिस मैंने गिवर 992 500 प्लस 750, तो दिस टोटल इज 1742 500। नाउ वी टेक बुक वैल्यू ऑफ डेटर्स, डेटर्स वैल्यू इज 2 lakhs, जिस इज गिवर 1942 500, और इसमें से आप माइनस कर लीजिए लाइबिलिटीज़ जो आपको पे करनी है। तो एक लाइबिलिटीज़ में आपको मिलेंगे बैंक लोन हैं, क्रेडिटर्स हैं, अनसिक्योर्ड लोन हैं, और इसमें एक इंक्लूड है आपका एडवांस फ्रॉम वाइफ, जो वेव हो गया उसको कंसीडर हम नहीं करेंगे। अब देखिए टोटल लाइबिलिटी बनी है बैंक, क्रेडिटर प्लस अनसिक्योर्ड लोन, जिसे कि 950 में से माइनस कर लीजिए 50,000 विच हैज़ बीन वेव्ड ऑफ, बैलेंस इज 9 लाख। इट मीन्स नेट वर्थ आ जाएगी आपकी, जिसे कि 10,42,500। अब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। सो फर्स्ट वी राइट व्हाट इज सेल कंसीडरेशन। सो लम सम इज गिवन ₹40 लाख, लेस कर लीजिए आप ब्रोकरेज एंड अगर एक्सपेंसेज 80,000, बैलेंस है कि नेट टू कंसीडरेशन 39,20,000, माइनस कर दीजिए आप नेट वर्थ एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ दिस बिजनेस है 1042 500, बैलेंस है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। So this one is coming to be 28,77,500. Next we have question number 4, PayPal. So in this question we are given Mr. Dharmesh, who is 45 years old, and his wife Mrs. Ananti, who is 42 years old. आपको डिफरेंट इनकम चाहिए। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लबिंग ऑफ इनकम, तो उसमें कुछ माइनर्स की इनकम भी है। तो लेके से आपको कैलकुलेट करनी है टोटल इनकम ऑफ मिस्टर धर्मेश एंड हिज वाइफ मिसेज अनंगी फॉर का असेसमेंट क्लियर, एंड दे हैव नॉट ऑप्टेड सेक्शन 115 BAC। तो इट मीन्स लेके से फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको दिया है सैलरी इनकम ऑफ मिसेज अनंगी। ये मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया है, मिस्टर धर्मेश, मिसेज अनंगी, देन माइनर सन A, माइनर सन B, माइनर गोकर C। तो पहले आपको दी है सैलरी इनकम, ये आपको मेंशन किया है दिस इज कंप्यूटेड, इट मीन्स आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये 9,60,000। नेक्स्ट देखो आपको दी है इनकम ऑफ माइनर सन A एंड हु सफर्स फ्रॉम डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U। तो ही हु इज डिसेबल्ड अंडर सेक्शन 80U। तो जब माइनर चाइल्ड डिसेबल होता है अंडर सेक्शन 80U में, उसकी इनकम पेरेंट्स इनकम में क्लब नहीं होगी। सो दिस इनकम इज नॉट क्लब्ड।
in income of parents. Then we have income of minor Gokar C from script writing for television serial. ये उसने अपना वर्क किया है, इनकम है ऑफ सी जो माइनर गोकर एंड दिस इज फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग. सो दिस विल बी कॉल्ड हर प्रोफेशनल वर्क को उसकी इनकम भी क्लब नहीं होगी पेरेंट्स की इनकम में. तो इट मीन्स ये इनकी अपनी इनकम मानी जाएगी. तो आप मेंशन कर सकते हैं माइनर सन ए की जो इनकम है जैसे 308,000 और माइनर गोकर की इनकम आपको मेंशन की है 186,000. फिर आपको मेंशन किया इनकम फ्रॉम गारमेंट ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ मिस्टर धर्मेश. मिस्टर धर्मेश की बिजनेस इनकम है नेक्स्ट आपको दिया है बिजनेस इनकम फ्रॉम गारमेंट ऑफ मिस्टर धर्मेश 1750. ये टैक्सेबल हो जाएगी. So then we are given a cash gift received by minor Gokar C on 2nd October 2020 from Franco Misiganangi on winning of a story writing competition. तो ये देखो कैश गिफ्ट आपको मिल रहा है माइनर गोकर को बट अमाउंट है 45,000. सो कैश गिफ्ट जो है ये आपका जो है एग्जम्प्ट हो जाएगा. इसका रीजन है बिकॉज इट इज लेस कैन ₹50,000. तो किसी नो के टैक्सेबल है. इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम स्कॉलरशिप. अब स्कॉलरशिप मिला है माइनर सन बी को. तो स्कॉलरशिप इज आल्सो नॉट अ क्लब. जो तो ये भी स्कॉलरशिप की जो है वो माइनर की इनकम मानी जाएगी बी की. एंड इवन स्कॉलरशिप्स आर नॉट टैक्सेबल. सो दिस अमाउंट इज 1,00,000 ऑफ सन बी. ये उसकी पर्सनल इनकम है एंड इज नॉट टैक्सेबल. Then we have income of minor son B from fixed deposit which पंजाब नेशनल बैंक मेड आउट इनकम अरेंज फ्रॉम स्कॉलरशिप. अब स्कॉलरशिप से जो इनकम आएगी उसकी आपने करा ली एफ जी. उसके इंटरेस्ट आ रहा है सन बी को. इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम एफ डी इन द नेम ऑफ सन बी. तो ये इनकम जो है ये क्लब हो जाएगी पेरेंट्स की इनकम में. जिस पेरेंट की इनकम हायर है विच इज फादर की इनकम है 1750. तो दिस इंटरेस्ट इज 5,000. तो ये आप क्लब कर देंगे और इसकी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी. जब आप माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब करते हैं देन यू गेट एग्जाम्पशन. सो अंडर सेक्शन 1032 दिस विल बी 1,500 की आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी. बैलेंस विल बी टैक्सेबल इनकम ऑफ पेरेंट्स. So this income is coming 1755 minus 1,500 1753 500 और मिसिंग अंगी की इनकम है 960. और रिमेनिंग इनकम्स आपकी है जो माइनर चिल्ड्रन है उनकी. Next let us see question number 4 to B part. So this question is related to set off and carry forward of losses. So we are given Mr. X an individual has following information for current previous year. तो आपको टोटल इनकम उसकी कंप्यूट करनी है. तो लेट अस सी वन बाय वन. तो सबसे पहले आप देखिए आपकी आ जाएगी सैलरी की इनकम. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. सो फर्स्ट है गिवर सैलरी. तो सैलरी की इनकम देखो आपको कैलकुलेट करके ले रखी है. वही की इनकम फ्रॉम सैलरी. तो किसी की 2,22,000. तो देन लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इसमें आपको मेंशन किया है दिल्ली में आपका हाउस है उस पर इनकम है आपकी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम हाउस इन दिल्ली. So we have income is 22,000. Then there is a loss from a house in Chennai. House in Chennai. इसमें आपको लॉस हो रहा है जिसे गिवन है 2,60,000. So then there is a house in Mumbai. This is self occupied.
और इसमें भी आपका लॉस है 20,000. It means overall you are getting a loss. This is 258,000. is our loss. तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम सैलरी की इनकम से सेट आउट कर सकते हैं, बट उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज अप टू रुपीज 2 lakhs. सो ओनली 2 lakh कैन बी सेट आउट. इट मीन्स बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे. देन वी हैव प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. तो इसमें आप देखिए, एक आपको दिया है प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस. सो टेक्सटाइल बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं. और एक आपका है कॉस्मेटिक्स बिजनेस, इसमें आपका लॉस है. प्रॉफिट कीजिए 18,000 और लॉस है आपका 22,000. लेकिन ओवरऑल आपका नेट लॉस आ जाएगा. इसको देखते हैं हम सेट आउट कर सकते हैं या नहीं, अदरवाइज आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. देन वी हैव स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन में भी आपको गेन हो रहा है. तो जिसे गिवन को भी 46,000. और स्पेकुलेशन में आपका लॉस भी है जिसे कि 74,000. स्पेकुलेशन लॉस को सेट आउट हो नहीं सकता है दूसरे हैक से, तो ये को कैरी फॉरवर्ड ही आपको करना पड़ेगा. कैरी फॉरवर्ड. तो दिस लॉस इज 28,000. देन वी हैव हैड कैपिटल गेन. तो इसमें आपके पास है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक है आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. सो कैपिटल गेन इज 15,000 एंड लॉस इज गिवन 15,400. तो इसमें जो लॉस आ रहा है ये भी आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 400 एंड दिस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ अदर हेड. तो इट मीन्स देन वी हैव अदर सोर्सेज में आपकी इनकम है, लॉस है रे सोर्सेज में, मेंटेनिंग रे सोर्सेज, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं. सो लेट अस राइट जैसे ये हाउस प्रॉपर्टी एंड सैलरी. सैलरी जो 222,000. अब रहता है आपका लास्ट है क्या अदर सोर्सेज. फर्स्ट वी हैव ए लॉस फ्रॉम मेंटेनिंग रेस ऑफ हॉर्सेज. ये को आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. इट कैन नॉट बी सेट ऑफ. फिर आपकी इनकम है फ्रॉम बैटिंग एंड कार गेम्स. इनकम फ्रॉम बैटिंग एंड कार गेम्स, किसी कैजुअल इनकम को इसके अगेंस्ट भी आप कोई लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं. एंड दिस इनकम इज 80,000. दिस इज आल्सो टैक्सेबल. तो इट मीन्स ये जो बिजनेस लॉस था आपका, जिसे अगर बिजनेस लॉस, ये आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. कैरी फॉरवर्ड ये भी आपका सेट ऑफ नहीं होगा. नाउ यू मेक टोटल ऑफ दिस. सो दिस विल बी अवर ग्रोस टोटल इनकम. जैसे 222 माइनस 2 lakhs ये सेट ऑफ हो गया है. 22 प्लस यस 80,000 102,000 आपकी टोटल इनकम आ जाएगी. देन देर आल्सो आस्किंग so what are the losses to be carried forward assuming that regular cost to be tax under section 115 BAC. अब आपको मेंशन करना है कौन कौन से लॉसेज हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकती हैं. वी कैन राइट व्हाट आर द लॉसेज टू बी कैरीड फॉरवर्ड. नंबर 1 इज सो लॉस अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी. तो ये आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा जिसे कमिंग को भी 58,000. Then we have loss under head profits and gains of business and profession. So this is our loss from cosmetics business. This will also be carry forward. This is 4,000. फिर आप स्पेकुलेशन लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. स्पेकुलेशन लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड. So this amount is coming 28,000. देन वी हैव अंडर हेड कैपिटल गेन में आपका लॉस आ रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड.
So this was coming our this is your 400. Then we have अगर सोर्सेज में आपका लॉस है फ्रॉम मेंटेनिंग रे सोर्सेज, लॉस फ्रॉम मेंटेनिंग रेस horses. This is also carried forward. So this loss is given to be our loss from maintaining race horses. This is 14,600. This is all about this question. So next we have question number 4 to C part. So this is our theoretical question. So it is related to enumerate the cases where a return loss has to be filed before due date under section 139 subsection 1 for carry forward of losses. तो आपको मेंशन करने हैं कौन से लॉसेज हैं जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बाय फाइलिंग रिटर्न अप टू ड्यू डेट एंड आल्सो इनुमरेट द केसेज वेयर लॉसेज कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन दो रिटर्न हैज नॉट बीन फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, और कौन से लॉसेज हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड इफ़ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड अप टू ड्यू डेट। तो देखते हैं इसका आंसर मैंने मेंशन कर दिया है। सो नंबर 1 वी हैव रिटर्न ऑफ लॉस टू बी फाइल्ड अप टू ड्यू डेट टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेज। तो कुछ लॉसेज हैं जिसमें आपको रिटर्न जो है फाइल करनी पड़ेगी अप टू ड्यू डेट। विच आर गोड लॉसेज? बिजनेस लॉस है, स्पेकुलेशन लॉस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35A, कैपिटल लॉसेज हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, एंड लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ रेस horses अंडर हैज अदर सोर्सेज। तो ये सभी लॉसेज आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इफ रिटर्न हैज बीन फाइल्ड अप टू ड्यू डेट। तो कुछ लॉसेज हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं विदाउट फाइलिंग रिटर्न अप टू ड्यू डेट। दैट इज लॉसेज कैन बी कैरी फॉरवर्ड विदाउट फाइलिंग रिटर्न अप टू ड्यू डेट। जैसे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का देखिए लॉस है आपका, एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिवेशन मीन्स बिजनेस लॉस है देखो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिवेशन। तो दिस इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 टू सी पार्ट। इसमें सेकंड ऑप्शन आपको दी है लेकिन सी गैटमैन। तो दिस इज थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। इसमें मेंशन किया है आपको टोटल इनकम जो है एसएससी की दिस इज नॉट टैक्सेबल, इट इज बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट इन द फ्लोइंग केसेस रिटर्न ऑफ इनकम हैज टू बी फाइल्ड और नॉट। तो लेकिन सिर्फ फर्स्ट केस में आपको को मेंशन किया है। तो एक्चुअली आपने एक हाउस प्रॉपर्टी सेल की है और उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12 lakhs एंड विच हैज बीन इन्वेस्टेड इन सेक्शन 54 EC, सो दैट नथिंग इज टैक्सेबल। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा आपका। तो सिंस टोटल इनकम विदाउट एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC, सो एक ग्रेटर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑफ ₹2,50,000, क्योंकि कैपिटल गेन हो रहा है आपको कितना है ₹12 लाख। तो ₹12 लाख का आपका कैपिटल गेन है, 12 लाख कैपिटल गेन and this is more than 2,50,000, so it means he had to file return of income even though nothing is taxable। तो सेकंड केस में है तो मिसेज अर्चना was born in Germany and married in India and her residential status is resident and originally resident and she owns a car in Germany which she uses for her personal purpose। उसके पास एक कार है फॉरेन में पर्सनल पर्पज के लिए, बट जिससे कोई इनकम जनरेट नहीं होगी आपकी वैगर शी हैड टू फाइल रिटर्न। तो मिसेज अर्चना होल्ड्स ए पर्सनल कार इन फॉरेन कंट्री विच डज नॉट जनरेट एनी इनकम, सो शी हैज नॉट टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। देन थर्ड केस है सो जाकर हैज इनकम एन एक्सपेंडिचर ऑफ 1,20,000 ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एंटायर पेमेंट विच ही मेड थ्रू बैंकिंग चैनल। तो इसमें देखिए since Sudhakar has incurred an expenditure of electricity of ₹1,20,000, this is more than 1 lakh during previous year, so he has to file a return of income। ये इस साल महंगाई का ये लेकिन आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल मोर देन 1 लाख है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, यू हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। नेक्स्ट लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स लायबिलिटी एंड आउटपुट टैक्स पेएबल। तो लेट अस स्टार्ट। सो क्वेश्चन यू कैन रीड। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ITC अवेलेबल टू दिस कंपनी दिस इज एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर।
So first we are calculating amount of input tax credit which is available. And this calculation we have to make for the month of October. So for October 2020. तो अमाउंट्स आपके हैं रुपीज़ में. सबसे पहले आप देखेंगे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट ये रखी है, तो उसमें आपके 3 हैं अमाउंट्स रुपीज़ में हैं. तो 3 टैक्सेज हैं IGST, CGST, SGST. So amounts are in rupees. So first we have opening balance sheet which is already given in the question. This one is 10 lakh, CGST 58,000, SGST 70,000. फिर आपको ऐड करना है जो भी आपके इनपुट्स हैं उसका जो क्रेडिट आपको मिलेगा. So first we have ITC available during the month of October. This is on interest rate purchase of raw material. तो इसकी देखो वैल्यू आपको दे रखी है रुपीज़ 20 लाख, जिसे इंटरेस्ट रेट परचेज है तो रुपीज़ 20 लाख. So this SGST and CGST each at the rate of 9% is available. So that is 1,80,000. फिर आपको मेंशन किया है पेमेंट ऑफ अवर जिसे ये जिम मेंबरशिप फॉर एम्प्लॉइज. So payment of gym membership of employees. It means this is for personal benefit of employees, not for benefit of business. So it is blocked credit. So this one is blocked. So under section so 17(5)(b and क्लोज नंबर सेकंड, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. So then we have ट्रक की परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. तो इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा. सो दिस इज इंटरेस्ट रेट परचेज ऑफ ट्रक. दिस इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और इसकी आपको वैल्यू दी है 30 लाख. दिस इज ऑल्सो इंटरेस्ट रेट परचेज, तो आपको GST है 9% ईच. सो दिस विल बी 2,70,000 and 270 CGST SGST each. So this is a total ITC available, input tax credit available. So IGST is 10 lakh rupees and the CGST is 508 and SGST is 5,20,000. अब आपको कैलकुलेट करनी है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, मीन्स कितना टैक्स आपने पे करना है. तो नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ GST फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. इसमें देखते हैं सबसे पहले आपको दी है इंटरस्टेट सप्लाई. ये आपको दे रखी है क्वेश्चन में इंटरस्टेट सप्लाई. तो उसकी वैल्यू आपको दी है जिसे जो 50 लाख और उसके ऊपर आपको पे करना है IGST जिसे जो 9 लाख 18%. फिर आपको मेंशन किया है इंटरेस्ट रेट. ये थी इंटरेस्ट रेट. देन वी हैव इंटरेस्ट रेट सप्लाई. तो इसमें सबसे पहले आपकी सप्लाई ऑफ माइक्रोवेव ओवन. उसकी वैल्यू आपको दे रखी है जिसे जो 15 लाख. उसके ऊपर आप कैलकुलेट कीजिए CGST SGST एट को 9% ईच 135,000. 135,000.
देन वी हैव मिक्स्ड सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर विद स्टेबलाइजर, ये मिक्स्ड सप्लाई मानी जाएगी। यू कैन राइट मिक्स्ड सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड प्लस स्टेबलाइजर। तो इसमें अप्लाई होगा आपका जो हायर रेट होगा, तो हायर रेट है आपका गेट 28% के लिए एप्लीकेबल। तो इसमें इसकी वैल्यू आपको दी है 40 लाख। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे जो इट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 28%, तो इट मीन्स 14% के ईच, तो गेट विल बी अवर 560। So then we have supply of air conditioner AC of 1.5 टन, तो इसके यूनिट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल वैल्यू दी है 50 लाख और आपका प्राइस है आपका 50,000। इट मीन दीज आर 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50,000। तो टोटल वैल्यू सप्लाई इज 50 लाख। इट मीन, और इसमें ये भी मेंशन किया है कि आपको डिस्काउंट दिया जाएगा 10% इफ़ यू सेल मोर देन 50 यूनिट्स। तो जिस डिस्काउंट पर ऑलरेडी एग्रीड, तो ये किसी मोर देन 50 यूनिट्स तो उसमें से लेस हो जाएगा डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम वैल्यू सप्लाई 5 लाख। तो इट मीन्स आपकी सप्लाई मानी जाएगी 45 लाख। तो इसके ऊपर आपका GST आ जाएगा एट द रेट ऑफ 9% टू ईच CGST एंड SGST। सो दिस अमाउंट इज कमिंग 405,000 एंड दिस इज आल्सो 405,000। तो इसका टोटल कर लीजिए, तो दिस इज टोटल टैक्स विच इज ड्यू। सो टोटल GST विच इज ड्यू, तो उसके अगेंस्ट आपको मिल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो फर्स्ट लेटर सी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST, तो IGST जैसे कि 9 लाख है आपका, तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है 10 लाख एंड देन वी हैव जैसे CGST 11 लाख टोटल एंड SGST इज आल्सो 11 लाख। अब आपके पास ITC है, IGST का 10 लाख हो गई, तो 9 लाख आप इसमें एडजस्ट कर लीजिए। तो 1 लाख आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेट अस एडजस्ट इन CGST। फिर आपके पास है ITC ऑफ CGST एंड SGST। CGST का आपके पास क्रेडिट है 508, ये माइनस हो जाएगा आपका, बैलेंस वी हैव टू पे इन कैश। और SGST का क्रेडिट है आपके पास 520, जिसे ये SGST, तो बैलेंस आपको पे करना पड़ेगा 480, जिसे ये 580 एंड जिसे 492 एंड जिसमें नहीं नील, तो जिसे कहा गया GST पेबल इन कैश। So this was all about this question. Next we have question number 6A part. So in this question you have to calculate only the amount of ITC which is available with A Limited for the month of December. तो आपको कैलकुलेशन करनी है ITC अवेलेबल टू A Limited for month of December 2020। तो लेके से आपको डिफरेंट सप्लाईज दे रखी हैं, उनका GST दे रखा है, तो आपको देखना है किसका आपको ITC मिलेगा। तो लेके से बाकी अगर इनवॉइस सप्लाई एंड व्हाट अबाउट अवर ITC अलाउड नोट एक्सप्लेनेशन एंड ITC विच इज अलाउड इन रुपीज। तो सबसे पहले आपके पास है गुड्स विच आर यूज्ड इन construction of additional floor of office building।
तो ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका क्राइटेरिया आपको नहीं मिलेगा। सो जिसे कहा गया इट इज ब्लॉक दो। सो अंडर सेशन 17 so 5B, so it means this criteria is not available. नेक्स्ट आपको मेंशन किया है गुड्स गिवन है जो फ्री सैंपल्स, इट इज सप्लाई ऑफ फ्री सैंपल्स। तो फ्री सैंपल्स अभी क्राइटेरिया आपको नहीं मिलेगा, जिसे आल्सो ब्लॉक्ड, इट इज आल्सो ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5)H, so criteria is not available. Then we are given so truck is used for transfer of inputs. So next we have a truck used for transfer of inputs in the factory. इसका क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। ट्रक used for transport of inputs in factory. So it means it is used for business purpose. So explanation ITC is allowed. तो कितना GST आपने पे किया है 11,000. So this ITC is available. Then we have inputs used in trial run. So this is also our process of manufacture. So trial run. So ITC is allowed. तो इसका भी आपको ITC मिल जाएगा। अमाउंट इज 9850। फिर आपको मेंशन किया है कन्फेक्शनरी आइटम्स आपने परचेज किए हैं फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज। कन्फेक्शनरी आइटम्स यूज्ड बाय एम्प्लॉइज। कन्फेक्शनरी आइटम के यूज हो रही हैं बाय एम्प्लॉय किसी पर्सनल पर्पज, सो इट इज ब्लॉक्ड, इसका क्राइटेरिया आपको नहीं मिलेगा। सो इट इज ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5)B क्लोज नंबर 1। फिर आपको मेंशन किया है आपने सीमेंट यूज किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो ये प्लांट एंड मशीनरी ही मानी जाएगी। तो इट मीन जब आप यूज कर रहे हैं सीमेंट used for structural support to plant and machinery, so it is considered as plant and machinery। ये plant and machinery मानी जाएगी अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 6। इट मीन्स ITC is allowed, जिसका भी ITC आपको मिल जाएगा। अमाउंट इज 8050। इसका टोटल कर लीजिए, दिस विल बी टोटल अमाउंट ऑफ ITC अवेलेबल 28,900। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6B पार्ट। तो सही के आंसर मैंने मेंशन कर दिया है। लेकिन सी इस क्वेश्चन में मैंने पूछा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, और एक आपको सिचुएशन दी है ट्रिगर लॉन्च कीजिए पैकेज सेल फॉर मैरिज कंटेनिंग डबल बेड रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन and he issue invoice for a single price. You have to determine whether it is composite supply or mixed supply. So let us see. First we have what is a composite supply. So it is a combination of two or more supplies that are naturally bundled and one of which is a principal supply. For example, you are supplying laptop with bag. तो it means this is combination of two supplies और ये आपकी naturally bundled है, ऑटोमेटिकली हम एक के साथ दूसरी चीज़ सप्लाई करते हैं। Then we have a mixed supply. It is a combination of supply which are not naturally bundled, but they are independent supply. उनको आप independently भी सप्लाई कर सकते हैं and these are made for a single price. पर उनको हमने combine करके उनका प्राइस रख दिया सिंगल। फॉर एग्जाम्पल आपने पैक बनाया है स्वीट्स, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट एक्सेट्रा, प्राइस रख दिया सिंगल, तो किसी कहा गया मिक्स्ड सप्लाई। तो इस क्वेश्चन में भी जो आपको देखा गया है सप्लाई ऑफ ए पैकेज फॉर मैरिज containing double bed refrigerator washing machine etc at a single price, so it will be considered as mixed supply, क्योंकि आप डबल बैग रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन सभी को इंडिपेंडेंटली भी सेल कर सकती हैं एंड इट विल बी टैक्सेबल एट हाईएस्ट रेट ऑफ एनी गुड्स।
तो इस पैक में जितनी भी गुड्स इंक्लूड हैं जिसका सबसे ज़्यादा रेट होगा हाईएस्ट, तो वो रेट पूरे पैक के ऊपर आपका अप्लाई हो जाएगा। तो किसी को ओनली प्रैक्टिकल पार्ट। तो नेक्स्ट लेके क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट। सो इन दिस आपको कुछ सप्लाईज दे रखी हैं कंपनी की फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। जीएसटी पेबल ऑन रिवर्स चार्ज फॉर जीटीए सर्विसेज को आपको पहले को डिफाइन करना है। मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो पहले देखते हैं एग्रीगेट का ब्रीफ आइडिया क्या है आपका। एग्रीगेट टर्नओवर, सो अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो एग्रीगेट टर्नओवर में हम कंसीडर करते हैं वैल्यू ऑफ ऑल सप्लाईज। सो इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, and plus we also consider value of exempt supplies, and we also consider value of zero rated supply। जीरो रेटेड होती हैं जो भी आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। बट वी विल नॉट इंक्लूड, बट एग्रीगेट टर्नओवर विल नॉट इंक्लूड so supply on which so GST is payable under a reverse charge mechanism। GST payable under a रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो जिस सप्लाई के ऊपर आपने रिवर्स चार्ज के बेस पर जीएसटी पे करने हैं उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में। एंड वी विल आल्सो नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट ऑफ जीएसटी, लेकिन आपका जितना भी सप्लाई पर जीएसटी बनता है विल नॉट इंक्लूड सो एनी टाइप ऑफ जीएसटी। मीन्स आईजीएसटी भी इंक्लूड नहीं करना आपने, सीजीएसटी, एसजीएसटी और एनी टाइप ऑफ कंपनसेशन सेस। अब उन्होंने क्वेश्चन दिया है उसमें आपको एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करनी है। तो लेके सी सिंपल क्वेश्चन है। सो वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज वैल्यू ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। तो सबसे पहले आपको दिए है इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई, तो ये हम कंसीडर करेंगे दैट इज 8 lakhs। देन वी हैव इंटरस्टेट एग्जम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई, ये एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट भी आपकी कंसीडर हो जाएगी 4 लाख। देन टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्ट इज आल्सो कंसीडर्ड, इट इज जीरो रेटेड सप्लाई 20 lakhs। सो देन वी आर गिवन पेमेंट को आईजीएसटी, ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। पेमेंट को सीजीएसटी, एसजीएसटी 45 में ईच, ये भी कंसीडर नहीं करेंगे। पेमेंट को कस्टम ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट, कस्टम ड्यूटी आपकी ऐड हो जाएगी क्योंकि किसी को नो तो एनी टाइप ऑफ जीएसटी नहीं है आपका, जैसे 40,000। देन वी हैव पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग जीटीए सर्विसेज, तो जीटीए के ऊपर हम जो जीएसटी पे कर रहे हैं जिसके अंदर रिवर्स चार्ज, तो दिस विल आल्सो नॉट बी कंसीडर्ड। So this will be value of aggregated turnover 32,40,000। So this is your simple question. So next we have question 7 to B part. So this question is related with some assumptions। So let us see first case। तो उसमें आपने क्लासिकल डांस परफॉर्म किया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर। So we have to see whether it is taxable or not। Yes, it is taxable। So our answer is classical dance performance, so as a brand ambassador is taxable, ये आपकी taxable सप्लाई मानी जाएगी। तो therefore सो मिस महिमा है टू पे जीएसटी ऑन, उसकी वैल्यू दी है जीएसटी जो पेबल ऑन वैल्यू ऑफ रुपीज 1,25,000, दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेकंड केस में मेंशन किया है बट इफ द प्रोसीड्स ऑफ द कंसल्ट आर ट्रांसफर्ड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वेदर इट इज सप्लाई, तो उस केस में सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो
तो सेकंड आंसर बन जाएगा इफ प्रोसीड्स ऑफ कंसल्ट, so these are so paid to a charitable institution. So it will not be taxable. So it will not be taxable supply. तो ये आपकी टैक्सेबल सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो इट मीन्स जो भी सर्विसेज रिसीव होती हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, दीज आर एग्जम्प्ट इफ प्रोसीड्स आर यूटिलाइज फॉर चैरिटेबल एक्टिविटी। तो ये आप इसका आंसर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट। दिस इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इन दिस दे आर आस्किंग एक्सप्लेन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश फाइनल रिटर्न, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ फाइनल रिटर्न एंड लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग फाइनल रिटर्न। इट मीन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फाइनल रिटर्न। तो इसका आंसर मैंने मेंशन कर दिया। लेट अस सी वन बाय वन। तो फाइनल रिटर्न, तो सबसे पहले आता है सेक्शन 45 में। सो एवरी पर्सन हु फर्निशेज GSTR3 एंड वेयर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड और सरेंडर्ड। इट मीन जिस पर्सन की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है या फिर सरेंडर कर दिया है, शैल फाइल अ फाइनल रिटर्न इन GSTR नंबर 10। तो उसको फाइनल रिटर्न फाइल करनी है। उसकी टाइम लिमिट होती है फाइनल रिटर्न टू बी फाइल्ड विद इन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 3 महीने का टाइम है आपके पास। देन देयर आस्किंग व्हाट विल बी लेट फी फॉर डिले। पेनल्टी आपकी चार्ज होगी ₹200, 100 फॉर CGST, 100 फॉर SGST पर डे। बट मैक्सिमम जो अमाउंट है पेनल्टी का इट इज ₹5,000 ईच। इट मीन्स CGST एंड SGST ईच मैक्सिमम कैन बी ₹5,000। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट। इसमें आपको मेंशन किया एग्जामिन का फ्लोइंग केसेस एंड एक्सप्लेन विद रीजन रिलेटेड सप्लायर ऑफ गुड्स इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड इन GST। तो जिस क्वेश्चन इज रिलेटेड रजिस्ट्रेशन, तो इसमें 3 केसेज हैं। लेट अस सी वन बाय वन। इसका आंसर मैंने पहले मेंशन कर रखा है। तो मीन्स इसमें देखिए फर्स्ट केस में आपको मेंशन किया है कृष्णा ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज इंट्रास्टेट टर्नओवर इन HP ₹25 लाख, इन मणिपुर 15 लाख, इन सिक्किम 18। टोटल टर्नओवर की 58 लाख। बट इन मणिपुर अवर लिमिट है आपकी ₹10 लाख। सो 58 मोर देन 10, सो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। सेकंड केस में आपको दिए अंकित ऑफ तेलंगाना मेक्स इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ ₹25 लाख। तेलंगाना की लिमिट है आपकी 20 लाख। सो दिस इज मोर देन 20 लाख, सो हेंस रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। नंबर थर्ड केस में आपको दिया आकाश ऑफ यूपी मेक्स इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ पान मसाला एंड हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज ₹30 लाख से। तो जब आप पान मसाला की टर्नओवर कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। इट मीन्स टर्नओवर की जो है कोई वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हैंस कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। सिंपल क्वेश्चन था रजिस्ट्रेशन के बेस पर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट। इसमें एक सेकंड ऑप्शन की है हु कैन बी रजिस्टर्ड एज ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स अंडर सेक्शन 48 ऑफ CGST एक्ट। तो इसका आंसर ही मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। लेट अस सी। तो सेक्शन क्वेश्चन 8B में GST प्रैक्टिशनर अंडर सेक्शन 48। सो अ रजिस्टर्ड पर्सन में ऑथराइज एंड अप्रूव्ड GST practitioner to furnish information on his behalf. And who can be GST practitioner? He should be an Indian citizen of sound mind and not adjudicated as insolvent and not convicted of any offence by any court. And the following persons may act as GSTP: retired officer of tax department, as Group B officer, registered officer, and having more than at least 2 year experience. So state tax practitioner or a tax return preparer having at least 5 year experience, graduate or postgraduate in commerce, law, banking, etc. And a member of CA, CMA or CS who has passed the final examination of the institute. तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं जितने भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन के टैक्सेशन पेपर के
CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जुलाई 2021। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू कैन आल्सो रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।